हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हम लोग कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जहां पर हम कैपेसिटर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इसको डिटेल डिस्कशन किया था कि डाइइलेक्ट्रिक के बाद क्या क्या इफेक्ट आ जाता है कैपेसिटर में, क्या क्या फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे चार्जेस हो गया या एनर्जी स्टोर्ड हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग न्यूमेरिकल करके इस चीज को अच्छे से समझेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहां पर ये बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड E naught is equals to 3 into 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर is established between the plates 0.05 मीटर apart of a parallel plate capacitor। यानी कि यहां पर हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.05 मीटर है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है, E नॉट 3 इंटू 10 की पावर 4 3 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ठीक, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में सेटअप हो चुकी है जिसके बीच का प्लेट का सेपरेशन 0.05 मीटर है। आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आएगी ना जब कैपेसिटर चार्ज होगा, और कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, बैटरी लगाने पर। तो बैटरी लगा करके पहले हमने कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज कर दिया, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज हो गया, फिर हमने बैटरी को हटा दिया। एज अनचार्ज मेटल प्लेट, उसके बाद क्या, रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी एंड अनचार्ज मेटल प्लेट of thickness 0.01 मीटर is inserted between the capacitor plates। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद उसके स्पेस में एक कंडक्टिंग प्लेट लेकर के आ गए ना, मेटल प्लेट या कंडक्टिंग प्लेट लेकर के आ गए जिसकी थिकनेस जो है वो 0.01 मीटर है। ठीक है, हमारे प्लेट्स के बीच में। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिफोर आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। पहले कितना था पोटेंशियल डिफरेंस, फिर हमने जैसे मेटल प्लेट को इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बाद थर्ड है व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस इफ द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब K is equals to 2 were introduced in the place of a metal plate। अगर हम थर्ड जो आपका पॉइंट है उसमें आपसे बोल रहा है कि अगर हम इस मेटल प्लेट की जगह अगर हम कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लाके इंसर्ट कर देते तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बदल जाता। तो आइए हर एक पार्ट को करते हैं। यहां समझिएगा ध्यान से, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, E नॉट इंटू डी होता है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, कितनी सेपरेशन पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुई है, उससे हमारा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहां पर हमारा जो, जब हमने मेटल प्लेट इंसर्ट नहीं किया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 3 इंटू 10 की पावर 4 थी, और डिस्टेंस कितना था, सेपरेशन कितना था, 0.05 था। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0.15 इंटू 10 की पावर 4, यानी कह सकते हैं 1500 वोल्ट्स। तो जब हमने बस कैपेसिटर को चार्ज किया था तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई थी उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आया था वो 1500 वोल्ट आया था प्लेट्स के बीच में। अब हमने एक कंडक्टिंग प्लेट को, हमने कंडक्टिंग प्लेट जिसकी थिकनेस 0.01 मीटर है उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी E नॉट है, लेकिन आपको ये पता होगा जो मेटल प्लेट होगा, मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। इस रीजन में, जितने रीजन में मेटल प्लेट रखा है वो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा, वो उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा जितनी बाहर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट क्या हो जाएगी, जीरो। आपको पता है कि जैसे ही कोई मेटल प्लेट या कंडक्टिंग प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है वो मेटल या कंडक्टिंग प्लेट अपने अंदर उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेता है अपोजिट डायरेक्शन में जितनी बाहर होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल। तो जितने भी मेटल के अंदर प्रेजेंट जितने भी निगेटिव चार्ज है वो इस प्लेट पर आ जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इस प्लेट पर आ जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इस डायरेक्शन में सेट होगी। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी जितनी बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अंदर जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर जब मेटल प्लेट इंसर्ट कर दिया था तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अब वो पूरे डी रीजन में नहीं रहेगा। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है वो पूरे डी रीजन में नहीं रहेगी, वो डी माइनस टी, टी वो ये थिकनेस है, टी जो है ना वो थिकनेस है, जिस रीजन में आपका मेटल प्लेट रखा उसकी थिकनेस है ये। तो यहां पर क्या है, यहां पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ इन रीजन्स में, जिनको मैं रेड मार्क कर रहा हूं ऐसे,
सिर्फ इन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा प्लेट्स के बीच में, वो कितना होगा, तो उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ई हमें अभी भी हमारा ई 3 इंटू 10 की पावर 4 है, ठीक है। डी माइनस टी करेंगे, टोटल थिकनेस 0.05 है, टोटल जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन 0.05 है और थिकनेस 0.01 है। तो क्या आएगा 3 इंटू 10 की पावर 4 और ये आएगा 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.12 इंटू 10 की पावर 4, फर्दर सॉल्व करने पर 1200 वोल्ट आएगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका घट जाएगा। आपका मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस करने से पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्लेट्स के बीच का घट जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच ही घट जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घट रही यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड जितने रीजन में थी अब वो रीजन घट चुका है, वो कम हो चुका है, ठीक है, प्लेट को इंसर्ट करने से। तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये दो पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट था, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब देखिए यहां पर अब यहां पर अगर मैं जो हमारे पैरेलल प्लेट्स हैं जिनकी थिकनेस अभी 0.05 है, उसके बीच में जो मेटल प्लेट थी ना, उसकी जगह मैं कोई कंडक्टिंग प्लेट या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले आता हूं, ठीक है। कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम मैं ले आता हूं, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ही है। तो अभी मेरी बात आप ध्यान समझो, जो आपका डाई इलेक्ट्रिक होता है ना, वो भी आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, लेकिन थ्रू आउट द जो डाई इलेक्ट्रिक है वो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट हो पाती कि जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सके, कैंसिल आउट कर सके। आपने अगर डाई इलेक्ट्रिक वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो थोड़ी घट जाती है, कम हो जाती है, एक्सटर्नल से थोड़ी कम हो जाती है। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस रीजन में वो होगा V इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी। देखो जिस रीजन में इस डी माइनस टी रीजन जो थिकनेस है आपका, ये जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है, उसके अलावा बाकी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना है, टी है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बराबर है। जो टी थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिक है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, बाकी बचे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई नॉट है। तो वहां पर टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जितने डिस्टेंस में प्लस जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थिकनेस वाले डिस्टेंस में, यानी डाइलेक्ट्रिक वाले थिकनेस में ऐड कर देंगे। तो यहां पर ई नॉट कितना है हमारे पास, ई नॉट है 3 इंटू 10 की पावर 4, डी माइनस टी कितना हो जाएगा, 0.1 था ना, 0.01 था, तो वहां से आप देख सकते हो 0.04 रीजन में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, 0.04 मीटर में जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 इंटू 10 की पावर 4 है। लेकिन जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर डाइलेक्ट्रिक वाले में वो कितनी हो जाएगी, तो आपको पता होगा डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फील्ड माइनस नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट फील्ड होगी वो क्या होगी, ई नॉट अपॉन कापा या ई नॉट अपॉन के, जो भी बोलो आप उसको। तो यहां पर मैं ई को रिप्लेस कर दूंगा ई नॉट अपॉन के से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होती है वो क्या होती है, उसका रेशियो क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें उसको प्लेस किया गया डाइलेक्ट्रिक को, अपॉन जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब प्रेजेंट में है उसका जो रेशियो होता है वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो उससे मैंने क्या किया, रिलेशन निकाल लिया यहां पर। अब मैं यहाँ थिकनेस कितनी है, 0.01 है, पुट करता हूं। यहां देखो आपने इसको सॉल्व किया हुआ है ना, 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू कितना आया था, 1200 आया था, लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, प्लस ई नॉट कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 4 है, कापा कितना है 2 है, और ये कितना है 0.01 है। सॉल्व करते हैं, 1200 को 3/2 को मैं 1.5 लिख देता हूं, ठीक है, और 1.5 को 0.01 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो आ जाएगा 0.015, ठीक है, 0.015 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4। इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 150। तो ये कितना आ गया,
1350 वोल्ट। मतलब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा स्पेस में वो कितना होगा 1350 वोल्ट होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद 1350 वोल्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया हमारा। ये थर्ड पार्ट था हमारा, थर्ड पार्ट भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 ईच ऑफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। आप सर्किट में देख सकते हो दो हमारे कैपेसिटेंस है, दोनों 1 माइक्रोफेरेड के हैं और ये कनेक्ट किए गए हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। आगे क्या बोल रहा है, इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड। इनिशियली जो स्विच एस था वो क्या था, क्लोज था। इनिशियली जो स्विच था वो क्लोज था, ठीक है। इनिशियली स्विच एस वाज क्लोज्ड, आफ्टर सम टाइम एस इज लेफ्ट ओपन। उसके बाद कुछ टाइम बाद जब दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए हमने एस को ओपन कर दिया, मतलब स्विच हटा दी। And the dielectric slab of dielectric constant K is equals to 3 are inserted to fill completely the space between the plates of the two capacitor। उसके बाद जैसे ही स्विच ओपन कर दिया हमने, दोनों कैपेसिटेंस के स्पेस में हमने डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, जिसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या कांस्टेंट की वैल्यू 3 है। हमें बताना है हाउ विल बी द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर्स बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। तो हमें बताना है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर ने जो चार्जेस स्टोर करे उन पे फर्क पड़ेगा अगर हम स्विच ओपन करने के बाद क्या ला देंगे, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब आप स्विच एस को ओपन करोगे तो सिर्फ C2 आपका डिस्कनेक्ट होगा बैटरी से, C1 बैटरी से कनेक्टेड रहेगा। आप देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर तो जो करंट है बैटरी से वो अभी भी स्विच एस ओपन करने के बाद भी C1 से फ्लो करेगा, यानी C1 अभी भी बैटरी से कनेक्टेड होगा, लेकिन जैसे ही आप स्विच ओपन करोगे C2 डिस्कनेक्ट हो जाएगा बैटरी से। तो यहां दो कंडीशन हमें डिस्कस करनी है। एक वो कि जब कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है, और एक वो जब हमने कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर डाइइलेक्ट्रिक डाला तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये दोनों हमने डिस्कस किया। लास्ट लेक्चर में हमने दोनों कंडीशन डिस्कस करी थी कि जब कोई कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड होता है तब क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस की वैल्यू पर, चार्जेस पर और बाकी सारे फैक्टर्स पर, और जब डिस्कनेक्ट कर दी जाती है बैटरी तब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटर के अलग अलग फैक्टर्स पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले हम मान के चलते हैं कि बैटरी हमने क्या करी थी, हमने बैटरी को क्लोज रखा हुआ था। अभी बैटरी को हम मान लेते हैं बैटरी क्लोज है, तो बैटरी क्लोज होने पर कैपेसिटर अगर 6 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हुआ है तो कितना चार्ज स्टोर कर लेगा कैपेसिटर, कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर लेगा। तो आपको कैपेसिटर की वैल्यू पता है, आपको वोल्टेज पता है, तो आपको पता है Q इज इक्वल्स टू CV होता है। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। तो दोनों कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, दोनों सेम बैटरी से कनेक्टेड है, तो यानी दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेंगे। कितना चार्ज स्टोर करेंगे, एक कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है, दोनों की 1 माइक्रोफेरेड है, दोनों को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, तो कितना चार्ज स्टोर करेंगे दोनों, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम या 6 माइक्रो कूलम का चार्ज जो है दोनों स्टोर करेंगे। चलो ये तो इनिशियली इतना चार्ज था दोनों के पास, और इनिशियली वोल्टेज कितनी है दोनों के पास, 6 वोल्ट। दोनों 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड थे तो दोनों के पास इनिशियल वोल्टेज कितनी थी, 6 वोल्ट थी। अब क्या किया हमने, अब हमने बैटरी को कर दिया ओपन, बैटरी को कर दिया ओपन। अब बैटरी ओपन करने से आपका जो C1 है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले हम C1 की बात करते हैं कि C1 पे क्या फर्क पड़ेगा, C1 पर क्या फर्क पड़ेगा फॉर C1 की बात कर लेते हैं कि C1 पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। देखो क्या होता है, C1 अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है और आपने डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो बैटरी से कनेक्ट होने पर जब आप डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो तो क्या होता है, पोटेंशियल थोड़ा सा ड्रॉप तो हो रहा होता है, उस टाइम पोटेंशियल कम तो हो रहा होता है, लेकिन बैटरी से क्योंकि कनेक्टेड होता है कैपेसिटेंस तो बैटरी पोटेंशियल को मेंटेन कर देता है। जैसे अगर कम भी हुआ पोटेंशियल C1 का तो वापस क्या करेगा, बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी वापस से जो पोटेंशियल है उसको 6 वोल्ट रख देगा। पोटेंशियल आपका अभी भी 6 वोल्ट ही रहेगा, जो आपका पोटेंशियल पहले था वही अभी भी रहेगा। V डैश अभी बाद का पोटेंशियल है वो अभी भी क्या होगा, 6 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है।
और कैपेसिटेंस क्या बदलेगा? बिल्कुल, डाइइलेक्ट्रिक बदलने से कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कापर टाइम्स हो जाएगा, पुराने कैपेसिटेंस का कापर टाइम्स। तो पुराना कैपेसिटेंस कितना था मेरा? पुराना कैपेसिटेंस हमारा था 1 माइक्रोफैराड। अब कितना डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हो? 3। तो अब आपका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? नया कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो चार्ज क्या होगा? चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? चार्ज होगा सीवी सी डैश वी डैश। तो कैपेसिटेंस हो चुका है 3 माइक्रोफैराड का, और पोटेंशियल आपका अभी भी 6 वोल्ट है। देखो पोटेंशियल नहीं बदलेगा, रीजन क्या है? बैटरी से कनेक्टेड है। तो बैटरी जैसे ही पोटेंशियल कम होने की कोशिश करेगा, बैटरी के से चार्जेस सप्लाई होंगे और पोटेंशियल को फिर से, पोटेंशियल डिफरेंस को, दोनों प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से 6 वोल्ट कर देंगे। अगर और अच्छे से समझना है तो जो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है उस वीडियो को जाके आप देखो, आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ यहां पर। ठीक है, और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा कैपेसिटेंस जो अभी बैटरी से चार्ज था, कनेक्टेड था, उस पे जो चार्ज अब आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है, तो जैसे ही क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, वैसे ही बैटरी क्या करेगी? चार्ज सप्लाई कर देगी और पोटेंशियल डिफरेंस को वापस से 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, आपका जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं C2 की। फॉर C2 हो चुका है बैटरी से डिस्कनेक्ट। C2 हो चुका है बैटरी से डिस्कनेक्ट, तो बैटरी ने जितना चार्ज दे दिया सो दे दिया। अब इसका चार्ज नहीं बदलने वाला। चार्ज जो बैटरी ने दे दिया सो दे दिया। जो चार्ज है आपका पुराना, वही इसका नया, जो बैटरी बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी जो चार्ज होगा वो इतना ही होगा, 6 माइक्रोकूलम। आप चार्ज नहीं, आपने बैटरी से एक बार कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, प्लेट्स पर चार्ज आ गया, दैट्स इट, बात खत्म। अब उसमें डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करो, कुछ करो, चार्ज नहीं बदलने वाला अगर आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है तो। ठीक है, तो चार्ज वही रहने वाला है, लेकिन कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस कापर टाइम्स बढ़ जाता है। आपको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है? जब भी डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? डाइइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाती है। तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? नया कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा? डाइइलेक्ट्रिक टाइम्स पुराना कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। कैपेसिटेंस आपका 3 माइक्रोफैराड हो गया। तो जो आपका रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू CV होता है ना, आपको Q की वैल्यू पता है 6 माइक्रोफैराड, यानी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है, कैपेसिटेंस कितना है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। आपको V डैश निकालना, नया वोल्टेज क्या हो जाएगा? V डैश निकालना है। तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 कैंसिल, 6/3 2। तो नया जो वोल्टेज घट के 2 वोल्ट हो जाएगी। वोल्टेज घट के कितनी हो जाएगी? 2 वोल्ट हो जाएगी। ये एक तरीका था वोल्टेज निकालने का। एक और तरीका, आप डायरेक्टली, आपको ये पता है कि जो नई वोल्टेज हो जाएगी डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो वो नई वोल्टेज हो जाएगी पुरानी वोल्टेज अपॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने डेरिवेशन करी थी, पुरानी वोल्टेज अपॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पुरानी वोल्टेज कितनी थी? 6 वोल्ट। डाइइलेक्ट्रिक कितने का इंसर्ट किया? 3 का। तो नई वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 2 वोल्ट। तो इस तरीके से आप, इस तरीके से भी आप वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते थे। दोनों तरीके हैं वोल्टेज निकालने के, तो आप जो तरीका सही लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X एंड Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब दो कैपेसिटेंस X एंड Y हैं, दोनों के प्लेट्स की एरिया सेम है, दोनों के बीच का सेपरेशन सेम है। While Y contains a dielectric medium S, देखो जो एयर है ना, X वाला है, उसके बीच में एयर है, प्लेट्स के बीच में एयर है, दूसरे वाले के प्लेट्स के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। कोई क्या है? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है?
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया हुआ है और यहां पर जो है एयर है, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड। तो आपको बताना है कि दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है अगर दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है। अब आपसे कैपेसिटेंस एक्स और वाई की कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है जबकि आपको दोनों का कॉम्बिनेशन का वैल्यू पता है 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। पहला पार्ट करते हैं फिर धीरे से आगे बढ़ेंगे। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक्स एंड वाई है तो मैं बेटर है कि एक्स एंड वाई का यूज करूं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में, ताकि क्लियरेंस रहे एक्स एंड वाई। अच्छा अब देखो दोनों कैपेसिटेंस में अगर मैं बात करूं तो एक्स वाला जो कैपेसिटेंस है वो एयर वाला है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है अगर प्लेट्स के बीच में एयर होती है तो क्या होता है कैपेसिटेंस आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने डाल दिया तो कैपेसिटेंस जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक टाइम्स इंक्रीज हो जाने का मतलब समझ रहे हो, आपका एरिया वही है, डिस्टेंस वही है, डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर दोगे सी वाई के लिए। तो यही आपका क्या है, यही आपका सी एक्स है, यही आपका क्या है सी एक्स है, ठीक है। तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रहे हो 4, तो आपका जो सी वाई होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा सी एक्स के। आपका जो सी वाई होगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा सी एक्स के, ठीक है। इस चीज का यूज करेंगे अभी। तो इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सी एक्स इंटू सी वाई और ऊपर आ जाएगा सी एक्स प्लस सी वाई, एलसीएम लिया है हमने, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 1/C इक्विवेलेंट है, सी इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा सी एक्स सी वाई अपॉन सी एक्स प्लस सी वाई। अभी सी इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 4 माइक्रोफैराड। देखिए मैं माइक्रो को अभी नहीं लिख रहा क्योंकि जो भी सी एक्स सी वाई आएगा वो माइक्रो में ही आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो मैं 4 माइक्रो लेके नहीं चल रहा। और मुझे पता है सी वाई क्या है, मेरा सी वाई मेरा जो है वो 4 सी एक्स के बराबर। मैं सी वाई की जगह 4 सी एक्स को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जहां जहां पर भी सी वाई होगा मैं वहां 4 सी एक्स को सब्सटीट्यूट कर दूंगा। क्या आएगा आंसर आप देख सकते हो, ये हो जाएगा 4 सी एक्स स्क्वायर अपॉन 5 सी एक्स आ जाएगा। तो एक सी एक्स से एक सी एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास क्या बचा 4 इज इक्वल्स टू 4 सी एक्स अपॉन 5। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां पर 5/4 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 4 मल्टीप्लाई में था 5 डिवाइड में, तो इधर आकर के रिवर्स हो जाएगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 डिवाइड में, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या है 5 आया सी एक्स। देखो चीजें माइक्रोफैराड में चल रही थी तो सी एक्स जो आएगा वो 5 माइक्रोफैराड आएगा। कितना आएगा 5 माइक्रोफैराड। और आपको पता है कि जो सी वाई है वो 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स है, जो आपका सी वाई है वो 4 टाइम्स ऑफ सी एक्स यानी 4 इंटू 5 माइक्रोफैराड। दैट मीन्स आपका सी वाई कितना आ रहा है, आपका सी वाई आएगा 20 माइक्रोफैराड। तो ये आपका सी एक्स और सी वाई आ गया, ये आपका सी एक्स और ये आपका सी वाई आ गया, बहुत आसानी से आ गया। आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। नोट डाउन करिए, पहला पार्ट हो गया इसका। दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। देखिए न्यूमेरिकल तभी बनेंगे जब आपने थ्योरी और डेरिवेशन अच्छे से समझी होगी। हर जगह हर न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट का बहुत यूज है, तो कॉन्सेप्ट तभी बनेगा जब आपको डेरिवेशन आती होगी, आपने जो भी थ्योरी वाला पोर्शन उसको अच्छे से कवर किया होगा, तब आप न्यूमेरिकल में अच्छा खासा कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट अटेम्प्ट करने चलोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको उससे पहले थ्योरी और डेरिवेशंस को अच्छे से समझना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वैल्यूज याद रखिएगा या मैं मिटाऊंगा नहीं उन वैल्यूज को। देखो मैं ना लिखने के बाद ना थोड़ा सा टाइम वेट करता हूं, फिर मैं इरेज कर देता हूं, तो आप उस टाइम जो है वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर्स वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसे रुकने लगा 5-5 मिनट तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर सेकंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट। हमें प्लेट्स के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करना है। देखो भैया सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा दोनों में। तो हम देखते हैं कि बैटरी से चार्ज कितना निकल रहा है, बैटरी से चार्ज कितना निकला है, बहुत आसान है निकालना। चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू CV होता है। अब आप दिमाग लगाओ, यहां जो बैटरी से जो भी चार्ज निकलेगा क्या वो एक कैपेसिटेंस पर डिपेंड करेगा, नहीं, वो दोनों पर डिपेंड करेगा। तो दोनों यानी नेट कैपेसिटेंस कितना उस पर डिपेंड करेगा कि बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड कर रही है सर्किट में। तो यहां पर नेट कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड और वोल्टेज कितनी है बैटरी की 12 है। तो चार्ज कितना बैटरी से निकलेगा, इतना निकलेगा,
ठीक है। अब बैटरी से जो चार्ज निकलेगा वो x में भी जाएगा और वही सेम चार्ज y में भी जाएगा। वही सेम चार्ज x को भी मिलेगा, वही सेम चार्ज y को। तो हमें x और y को मिलने वाला चार्ज पता है, हमें x और y का पोटेंशियल डिफरेंस पता, सॉरी कैपेसिटेंस पता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आराम से निकाल देंगे। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो आपको क्या करना है, QX इज इक्वल टू CX इंटू VX। आपको VX निकालना है, तो QX तो 48 ही रहेगा, 48 माइक्रोफेरेड, और CX कितना रहेगा आपका, C कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, 5 माइक्रोफेरेड है। अब आप देखो इसको इधर ले आओ डिवाइड में, अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू VX। अब यहाँ 5 इंटू 10 की पावर -6, 5 इंटू 10 की मतलब 10 की पावर -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से आप 48 को डिवाइड करोगे तो आएगा 9.6 वोल्ट्स। ये आपका Vx आ गया। मतलब आपको पहले आपका जो X वाला कैपेसिटेंस है उसको कितनी वोल्ट मिलेगी, कितनी वोल्टेज मिलेगी, 9.6। इसी तरह Y वाला निकाल लो, QY इज इक्वल्स टू CY इंटू VY। सॉरी, QY भी 48 है, चार्ज तो सेम जाएगा दोनों में। CY कितना है, 20 माइक्रोफैराड है। VY डिवाइड में ले आते हैं, टेन की पावर -6, 10 की पावर -6 कैंसिल आउट हो गया। 48 को 20 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आएगा आपका 2.4। ठीक है, 2.4 आएगा वोल्ट। तो आपको आपके जो सेकंड कैपेसिटेंस यानी Y वाला है उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है, 2.4 वोल्ट। ऐड करो, क्या 12 है, ऐड करो 9.6 और 2.4 को, ऐड किया तो हमें 12 मिल रहा है। दैट मीन्स की जो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो ऐसे हुआ है कि जिसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम थी उसको ज्यादा वोल्ट मिल रहा है, और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा थी उसको कम वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the ratio of the electrostatic energy stored in x and y? x and y के पास कितनी एनर्जी है उसको निकालना है। बहुत आसान है करना है इसको। देखो थर्ड पार्ट को और आसानी से आप कर सकते हो। एनर्जी क्या होगी, ux कितना होगा, हाफ cx इंटू वी का स्क्वायर, और uy कितना होगा, uy आपका होगा हाफ cy इंटू वी का स्क्वायर। आपसे बोल रहा है एनर्जी का रेशियो निकालो x एंड y के, तो रेशियो निकालते हैं, ux अपॉन uy करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ cx vx का स्क्वायर अपॉन हाफ cy vy का स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, cx आपका कितना है, 5 इंटू 10 की पावर -6 है, vy कितना है, सॉरी vx कितना है, 9.6 है, तो 9.6 इंटू 9.6 कर देता हूं, स्क्वायर लगाए ना, अपॉन cy कितना है 20 माइक्रोफैराड यानी 20 इंटू 10 की पावर -6, और vy कितना है 2.4 है इंटू 2.4। अब देखो यहां से ना 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 20 को काटा 4 टाइम्स, और 2.4 जो है वो 9.6 को कैंसिल आउट करेगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इसको काटा, 4 टाइम्स इसको काटा। ठीक है, 24 4 सा 96 होता है, 24 4 सा 96 होता है। अब आपका 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट होगा, क्या बचा, 4 बचा बस, ओवरऑल कटने पिटने के बाद 4 बचा, तो जो रेशियो आया वो 4:1 आया। मतलब जो आपका CX है वो 4 गुनी एनर्जी स्टोर करेगा एज कंपेयर टू CY। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं जिससे सारे टॉपिक्स जो हैं जितना भी हमने पढ़ा है वो ओवरऑल जो है कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको मिल जाए। तो मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को ही सेलेक्ट करता हूं जो सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हो। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी न्यूमेरिकल, मैंने 3 न्यूमेरिकल शायद करे अभी तक या 2 करे हैं, उसमें आपको अलग ही कॉन्सेप्ट्स दिखाओ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness of 3d/4 where d is the separation of the plate। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझते हैं इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, उसमें हमने एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दिया जिसकी एरिया जो है, जिसकी ये जो एरिया है, एरिया जो है
वो एग्जैक्टली आपके प्लेट्स के एरिया के बराबर है, लेकिन जो थिकनेस है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की वो 3d/4 है, 3d/4 है। और यहां पर d क्या है, ये d जो है वो पूरे प्लेट्स के बीच की सेपरेशन एरिया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, और ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका वो कितना है, k है। तो आपसे बोल क्या रहा है, वेयर d इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। मान लेते पहले कैपेसिटेंस नहीं था, तो पहले अगर कैपेसिटेंस नहीं था, सॉरी कैपेसिटेंस तो होगा ही भाई, पहले अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो कैपेसिटेंस कितना था, पहले अगर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो कैपेसिटेंस आपका क्या कितना था, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, एरिया a थी प्लेट्स की और डिस्टेंस d था, तो कैपेसिटेंस हम ऐसे ही निकालते हैं, पहले इतना कैपेसिटेंस था। अब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस क्या हो जाता है भाई, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, तो आपको याद होगा फॉर्मूला, जब आप डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते थे तो कैपेसिटेंस होता था एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस टी बाय के। याद होगा कि नहीं, भूल गए, भूल गए तो जाके देखो, वहां पर मैंने डिराइव कराया था कि जब डाइइलेक्ट्रिक किसी थिकनेस का डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते तो कैपेसिटेंस कैसे चेंज हो जाता है। अब यहां पर थिकनेस कितनी है, डाइइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, डाइइलेक्ट्रिक की थिकनेस है 3d/4, तो थिकनेस की जगह 3d/4 रखते हैं, जो थिकनेस उसकी जगह क्या रखते हैं 3d/4 प्लस 3d/4 बाय कापा। देखो मैं कभी कापा बोल देता हूं, कभी के बोल देता हूं, मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली है वो कापा, के नहीं है वो। अब यहां पर देखो, इसको मैं अगर और सॉल्व करूं तो जगह 3d/4 कापा। अभी क्या करूंगा, अभी मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम आएगा 4 कापा डी माइनस 3d, कापा भी आएगा ना, हाँ जी कापा भी आएगा, प्लस 3d अपॉन 4 कापा। अब यहां से सॉल्व करता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 कापा इंटू एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन, यहां से कॉमन क्या निकल सकता है, मुझे कॉमन बस d दिख रहा है यहां पर, तो d मैं कॉमन निकालता हूं, क्या बचेगा 4 कापा माइनस 3 कापा प्लस 3, ये मेरा आ जाएगा। क्या ये नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है कहीं से, इसको सॉल्व करते हैं, कापा माइनस 3 आएगा क्या, 4 कापा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, 4 कापा माइनस 3 कापा, तो कापा बचा खाली, कापा प्लस 3 बचा, तो ये आ गया हमारा। अब यहां पर हमें क्या देखना था, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द डाइइलेक्ट्रिक। अब देखो यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको ये थोड़ा मिलेगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब आप देखो इसको मैंने रीअरेंज करा, और ये एप्सिलॉन नॉट a बाई डी क्या था, पुराना कैपेसिटेंस जब डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था, तो आप देख सकते हो जो नया कैपेसिटेंस आया वो 4 कापा बाय कापा प्लस 3 टाइम्स है पुराने कैपेसिटेंस के। ये क्या है, ये पुराना कैपेसिटेंस ही था ना हमारा, तो ये चेंज आया, इतना चेंज आएगा, कितने किस फैक्टर से चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस, 4 कापा अपॉन कापा प्लस 3 के फैक्टर से चेंज हो जाएगा, अगर आपने 3d/4 थिकनेस का एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डाइइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या है, कापा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है न्यूमेरिकल भी ओवर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मैंने सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, डेरिवेशंस जो थी वो सब करा दी, और जो न्यूमेरिकल्स थे जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हैं आपको करा देने चाहिए, वो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करा दिए। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर 2 है ये खत्म होता है। बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग चैप्टर 3 के लेक्चर्स के साथ। हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियोस को, अपने दोस्तों को, अपने कम्युनिटी में जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करो, और मुझे थोड़ा प्रमोट भी करो ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं और जल्दी जल्दी आपके साथ वीडियोस लेकर के आऊं, ठीक है। थैंक यू।